हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जय शिरपरा और आप सबका स्वागत करता हूँ सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ नाम के चैप्टर में। इस चैप्टर में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है जो मेम्ब्रेन बाउंड है, जिसके आसपास कोई ना कोई प्रोटेक्टिव लेयर है, कोई ना कोई प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो उस ऑर्गेनेल को प्रोटेक्ट करता है। तो बहुत सारी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल सेल के अंदर पाई जाती है। वैसे तो वो डिस्टिंक्ट है, हर एक ऑर्गेनेल अपने आप में यूनिक है, क्योंकि ना सिर्फ उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है पर उसके साथ साथ हर एक ऑर्गेनेल का फंक्शन भी डिफरेंट है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपको दिख रही है, इस ऑर्गेनेल का नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और यहाँ पर आपको जो ऑर्गेनेल दिख रही है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। दोनों का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और उसके साथ साथ फंक्शन भी डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। तो गोल्गी बॉडी एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है। वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल से क्लोरोप्लास्ट भी, वैसे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल से उसको भी दो मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करते हैं, पर वो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होती है? तो जैसे कि आपने देखा, सेल के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है जो मेम्ब्रेन से बाउंड है या तो फिर प्रोटेक्टेड है, पर उनमें से कुछ ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं, मेनी ऑफ दिस आर कंसीडर्ड टुगेदर। काफी सारी ऑर्गेनेल्स ऐसी है जो आपस में कोऑर्डिनेटेड है अपने फंक्शंस के लिए, आपस में सिंक्रोनाइज्ड है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनेल्स का ग्रुप जो मेम्ब्रेनस है और उसके साथ साथ वो सिंक्रोनाइज्ड है, कोऑर्डिनेटेड है उनके फंक्शंस के लिए, उन ऑर्गेनेल्स के यूनियन को या ग्रुप को हम लोग नाम देंगे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स है जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम्स के अंदर इंक्लूड की जाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर के नाम से भी जाना जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड द वैक्यूल्स। ये जो भी ऑर्गेनेल्स आपको दिखाई है, यहाँ पर शो की है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। याद रखिए, ये सब मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड ऑर्गेनेल्स हैं। वैसे तो ये स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट है और इनका फंक्शन भी डिफरेंट है, पर आपस में कुछ फंक्शंस करने के लिए ये कोऑर्डिनेटेड है। इसीलिए इनकी जो एक कंबाइंड सिस्टम फॉर्म हुई है, या एक यूनियन या सिंक्रोनाइज पैटर्न जो फॉर्म हुई है, उसी सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनेल्स है जो मेम्ब्रेन बाउंड तो है, पर वो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में इंक्लूड नहीं की गई। उनके फंक्शंस आगे जो अपने ऑर्गेनेल्स देखी उनके साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसको प्लांट के किचन के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर एक्चुअल में फूड प्रिपेयर किया जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। और पेरोक्सीजेम जैसी बहुत छोटी छोटी ऑर्गेनेल्स भी है, पेरोक्सीजोम्स जैसी बहुत सी और भी छोटी छोटी ऑर्गेनेल्स हैं। उनमें से एक है पेरोक्सीजोम, स्मॉल ऑर्गेनेल्स में से एक। ये जो ऑर्गेनेल्स के नाम आपको यहाँ दिखाए हैं, इनके फंक्शंस बाकी जो ऑर्गेनेल्स थे उनके साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है। द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, chloroplast and the peroxisomes are not coordinated with the endomembranous system. डेफिनेटली इनका भी कुछ फंक्शन तो है, पर वो फंक्शन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटेड नहीं है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की ऑर्गेनेल्स के साथ। मतलब कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स और वैक्यूल के साथ ये तीन ऑर्गेनेल्स जो आपको दिखाई है, उसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, अगर हम फंक्शन के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ तक का हमारा जो टॉपिक था वो बहुत छोटा था, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम या एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में जो पहली ऑर्गेनेल दिखाई थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए टॉपिक की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ आई हुई होती है, उसको ऐसा नाम क्यों मिला, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज
यूकैरियोटिक सेल के ऊपर जब हुई तब उन्होंने रिवील किया कि टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर का एक नेटवर्क या रेटिक्यूलम भी कह सकते हैं या रेटिक्यूलम भी कह सकते हैं, जो बिखरा हुआ मिला साइटोप्लाज्म के अंदर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प की वजह से ही हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के स्ट्रक्चर के बारे में जान पाए। पहली चीज, ये टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर से बनी है और टाइनी ट्यूब्यूल्स नेटवर्क फॉर्म में था और वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ था या स्कैटर था। ऐसे स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है, जैसा यहाँ आपको दिखा रहा है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर टाइनी ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है जो बिखरा हुआ या स्कैटर है साइटोप्लाज्म के अंदर। फिगर में आपको जो स्ट्रक्चर शो किया है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का है। ये पूरा स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का है। डिवीजन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के डिवीजन की बात करें, उसको अगर कंपार्टमेंट्स या सेक्शंस में डिवाइड करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम डिवाइड्स द इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। ये दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में अपने इंट्रासेल्युलर स्पेसिस को डिवाइड करती है। पहला ल्यूमिनल, जिसको इनसाइड ईआर कह सकते हैं, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है। तो देखिए यहाँ पर ल्यूमिनल मतलब इनसाइड ईआर आपको दिखाया है। ये जो पोर्शन है ईआर के अंदर का वो ल्यूमिनल है, जबकि जो हिस्सा साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है, जो सरफेस साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है, वो एक्चुअल में एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है या ल्यूमेन से बाहर का। ल्यूमेन मतलब होलो स्पेस। ये अगर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो डेफिनेटली इसके अंदर होलो स्पेस होगी, उसको हम ल्यूमिनल कहेंगे। और ट्यूब की जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, जो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है, उसको हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट भी कह सकते हैं। तो दो कंपार्टमेंट हो गए, दो डिवीजन हो गए। ईआर को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जा सकता है, ल्यूमिनल एंड द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अगर राइबोसोम्स के रेफरेंस पॉइंट से इनका क्लासिफिकेशन या डिवीजन करें तो इनका डिवीजन और दो टाइप में हो सकता है। कुछ ईआर के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जबकि बाकी का जो हिस्सा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का वो स्मूथ होता है, उनमें कोई राइबोसोम अटैच नहीं होते। तो राइबोसोम्स की प्रेजेंस के बेस पे हम लोग इनका डिवीजन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में करते हैं, जिसमें से सबसे पहली है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगर आप न्यूक्लियस के आसपास, जो न्यूक्लियस के नज़दीक का हिस्सा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का है, अगर उसको देखेंगे तो उनके पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं, उनकी सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। देखिए ये राइबोसोम्स है और ये अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस के ऊपर। आपको ये राइबोसोम्स दिखाए हैं और ये अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस के ऊपर, आउटर लेयर के ऊपर या सरफेस के ऊपर। इस वजह से वो सरफेस रफ हो गई है। यही रीज़न है कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का नाम हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या आरईआर रखा है। शॉर्ट में हम उसको आरईआर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिखाया है ये आरईआर का है। आरईआर इसलिए क्योंकि इसकी सरफेस रफ है, और रफ इसलिए बन गई है क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है, जो ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी वजह से उन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस को रफ बना दिया है। अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो वो एसईआर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यहाँ दिखाई है आपको। एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, इनकी सरफेस पे कोई राइबोसोम अटैच्ड नहीं होते, इस वजह से उनकी सरफेस स्मूथ होती है। यही रीजन है कि हमने उसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रखा है, जिसको शॉर्ट में SER के नाम से भी जाना जाता है, जहां S फॉर स्मूथ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक और R फॉर रेटिक्यूलम है।
अगर हर एक के फंक्शन के बारे में समझे तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की, जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है। क्योंकि RER के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है और राइबोसोम्स का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि RER का भी मेन फंक्शन है प्रोटीन का प्रोडक्शन, सिंथेसिस मींस प्रोडक्शन, और प्रोड्यूस करने के बाद, मैन्युफैक्चर करने के बाद उस मटेरियल को रिलीज भी तो करना पड़ता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे सिक्रीशन। तो RER प्रोटीन प्रोडक्शन के काम से जुड़ा हुआ है। रीजन, क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स है जो कि प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रीज है। RER काफी एक्सटेंसिव होती है और कंटिन्यूअस होती है विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। अगर आप RER को देखेंगे तो RER देखिए यहाँ पर जुड़ी हुई है न्यूक्लियस के आउटर लेयर या एनवलोप के साथ। RER न्यूक्लियस के नजदीक रहना पसंद करती है, जिसके पीछे रीजन ये है कि न्यूक्लियस से आया हुआ जो मैसेंजर RNA है वो राइबोसोम्स को मैसेज दे सके और उसी मैसेज को ट्रांसलेट करके राइबोसोम्स प्रोटीन का प्रोडक्शन कर सके। ACR का फंक्शन देखें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ रहा वो स्ट्रक्चर, और वो स्मूथ है नेचर में क्योंकि उसके पास कोई राइबोसोम नहीं है अटैच। ACR का फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस, ये फैट प्रोड्यूस करता है या लिपिड का प्रोडक्शन करता है। हमारी बॉडी में काफ़ी ऐसे हैं कंपोनेंट्स हैं जो फैट से बने हैं। प्रोटीन से बनी हुई तो काफ़ी चीज़ें हैं, आप जानते हैं कि एंजाइम्स, हार्मोन्स, उनमें से काफ़ी सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कुछ ऐसे भी हार्मोन्स हैं जो लिपिड से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आपको दिखाया है लिपिड लाइक स्टीरोइडल हार्मोन्स। एनिमल सेल के अंदर काफ़ी स्टीरोइडल हार्मोन्स पाए जाते हैं, फैटी हार्मोन्स पाए जाते हैं जो लिपिड से बनते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो है ह्यूमंस के अंदर टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो एक तरीके से लिपिड हार्मोन्स है। तो उनका प्रोडक्शन जहाँ से भी होता होगा उन सेल का ACR ही एक्चुअल में उन हार्मोन्स के प्रोडक्शन के साथ जुड़ा होगा। यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर था वो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पढ़ा और उसके साथ साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को भी हमने स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक नई ऑर्गेनेल के साथ।